प्राकृतिक है, ध्यान रखेंगे। 7 कैसे हमारे प्राकृतिक स्थल हैं और एक हमारा क्या है, एक हमारा मिश्रित स्थल है। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। जो 7 हमारे प्राकृतिक हैं, 36 हमारे सांस्कृतिक हैं और एक हमारा क्या है, मिश्रित स्थल है। तो इन सबको मिलाकर वर्तमान में 44 हो जाते हैं और 2025 में जो 44वां स्थल शामिल किया गया है वो मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इससे पहले जो 43वां था वो मोइदमस अहोम साम्राज्य के जो टीले थे वहां पर जो दफनाने की प्रक्रिया थी, ठीक है, अहोम साम्राज्य में जो दफनाने की प्रक्रिया है, जो टीले थे उनको जो है यूनेस्को की इस विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और भारत के कुल कितने ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल हो गए, तो 44 हो गए हैं वर्तमान में, 44, और 36 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित है। ध्यान रखेंगे यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में है। ठीक है, 16 नवंबर 1945 ईस्वी में 1945 में जो है, ध्यान रखेंगे, यूनेस्को की स्थापना होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा, अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक एक बीमारी होती है। रिकेट्स सभी को पता है, रिकेट्स जो है हमारी अस्थियों को क्या कर देती है, कमजोर कर देती है, जो बच्चों में होने वाली बीमारी है। ठीक है, जो विटामिन डी की कमी से जो बच्चों में जो बीमारी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे रिकेट्स बोलते हैं। और विटामिन D3 की कमी से जो युवाओं में जो बीमारी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपेरिस बीमारी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। तो जो बच्चों में जो बीमारी होती है, रिकेट्स नामक जो बीमारी होती है, ये कैल्सीफेरोल कौन से विटामिन की कमी के कारण होती है, ये कैल्सीफेरोल नामक विटामिन की कमी के कारण होती है। और कैल्सीफेरोल जो विटामिन है ये कौन सा विटामिन है बेटा, विटामिन डी है। कौन सा विटामिन है ये, विटामिन डी है। और विटामिन डी को ध्यान रखेंगे, जो विटामिन डी होता है इसको आपको याद रखना है, विटामिन डी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे गरीबों का विटामिन बोलते हैं। और ये हमें बड़ी आसानी से सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे प्राप्त होता है, हमारे सूर्य के प्रकाश से बड़ी आसानी से हमें मिल जाता है, इसलिए इसे गरीबों का विटामिन भी कहा जाता है। किसको, विटामिन डी को कहते हैं। ठीक है, अब देखो विटामिन डी, मैंने बताया ना कि आपको एग्जामिनर क्या हो रहा है, स्मार्ट हो रहा है थोड़ा सा। अभी वहां पर वो क्या कर रहा है, मैंने इसी तरीके से क्वेश्चन को रखने की कोशिश की है कि वो वहां पर सीधे सीधे नहीं दे रहा कि भाई विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। वो क्या कर रहा है, अब विटामिन के वैज्ञानिक नाम वो लिख कर दे रहा है। ठीक है, तो आपको विटामिन के वैज्ञानिक नाम भी क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। जब तक आपको विटामिन के वैज्ञानिक नाम पता नहीं होंगे तब तक आप आंसर नहीं कर पाएंगे। यदि आप ऐसे ही विटामिन को रट के चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, विटामिन के वैज्ञानिक नाम याद आपको करके जाने हैं कि विटामिन ए को हम क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं, डी को क्या कहते हैं, ई को क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अब आपके लिए मैं यहाँ से क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि इन्हीं शब्द से आपको ये बताना है कि ये बताइए कि कौन से विटामिन की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी होती है। इनमें 4 में से ऑप्शन में से बताना है आपको, इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी के कारण जो है जो रतौंधी नामक जो बीमारी होती है या फिर जीरोफ्लेमिया नामक जो बुजुर्गों में जो बीमारी होती है, ये कौन से विटामिन की कमी के कारण होती है। ठीक है, इन्हीं ऑप्शन में से बताना है आपको कमेंट करके। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच अंतर कितना है। तो देखो यहाँ पर पुरुष और भारत, अब क्या पूछ लिया आपसे, अब आपसे पूछ लिया कि पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर। ठीक है, तो ध्यान रखिए पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर जो कितना था, वो कितना है बेटा, 16.68% है। ठीक है, ध्यान रखिए पुरुषों की जो साक्षरता दर रही है 2011 में और महिलाओं की जो साक्षरता दर रही है 2011 में, इनके बीच का जो डिफरेंस आपसे पूछा है वो कितना है, 16.68% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का MAB प्रोग्राम किस वर्ष शुरू हुआ है। तो ध्यान रखिए यूनेस्को का जो ये MAB प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया था, ये क्यों स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था ताकि जो मनुष्य है, जो लोग हैं और पर्यावरण है, ठीक है, इनके बीच क्या रहे, तालमेल बना रहे। तो इसके लिए एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है ये 1971 में स्टार्ट हुआ है, 1971 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है कि ये कब स्टार्ट हुआ, 1971 ईस्वी में बेटा स्टार्ट किया गया है। और आपको यहाँ से मैं एक और चीज कंफर्म कर देता हूँ, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं बेटा, तो ध्यान रखेंगे 18 हैं। कितने हैं,
18 हैं। और इन 18 में से ध्यान रखेंगे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को की सूची में यानी यूनेस्को की एमएबी प्रोग्राम में, एमएबी प्रोग्राम में भारत के कितने जो है प्रोग्राम में भारत के बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कितने हैं, तो ध्यान रखेंगे बेटा 12 हैं। कौन से हैं, कितने हैं, 12 हैं। और जो 12वां जो बना है ये आपको याद रखना है, 12वां जो बना है वो कौन सा बना है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, कौन सा बना है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो वर्तमान में भारत में यदि हम देखें जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र है वर्तमान में भारत में वो कितने 18 हैं, लेकिन यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में भारत के कितने जो है ये शामिल हैं, तो कितने 12। और 12वां जो बना है वो कौन सा बना है, पन्ना बना है। और पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ठीक है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, तो बेटा याद रखना है भारत का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है, नीलगिरी है। कौन सा है, नीलगिरी